नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स से संबंधित टॉपिक्स लेकर आए हैं, जिसमें हमारे खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आपको आज मिलने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स में हैं, कुछ आपके लिए जो है ऑप्शन में संबंधित है, यानी कि बहुविकल्पी है। ठीक है, तो ये कि आपको पता है कि ये सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, जो कि आपको पता भी है कि आपसे यूपीएससी, रेलवे, डिफेंस, एनडीए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ यानी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, आप सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में से किसी एक की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको जीएस का या जीके का पेपर मिल ही जाता है। तो वही है दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम न देना पड़े और कम से कम समय में हम लोग ज़्यादा कुछ सीख सकें, समझ सकें। आइएगा देखते हैं क्या है हमारा जो आज का करंट अफेयर्स है। दोस्तों आज है 26 और दोस्तों आज थर्सडे है, तो 26 जून का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा एकदम अपडेटेड ताज़ा करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं पॉइंट्स में और कुछ जो है आपके लिए ऑप्शंस में है। क्या है, पहला एक साइंटिफिक से रिलेटेड है। क्या है कि हाल ही में वैज्ञानिक जो हमारे साइंटिस्ट हैं तथा औद्योगिक अनुसंधान, यानी कि इसे बोलते हैं इंग्लिश में द काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। देखिएगा, परिषद है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, CSIR। अभी हमने आपको जो बताया, ये इसका वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का फुल फॉर्म है, काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान हमारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है, ठीक है, IIP जिसे बोलते हैं। ये जो IIP है ये रिलेटेड है इससे, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। और ये जो CSIR है हमारा, ये इससे रिलेटेड है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद, अनुसंधान परिषद। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है, यानी कि जो हमारा जिस दिन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान ये परिषद बनाया गया था भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के थ्रू, इन्होंने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। कब ये मतलब ये जो औद्योगिक अनुसंधान परिषद है ये कब स्थापित हुआ था, इसने बताया है कि इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1960 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जो हमारा CSIR है IIP से रिलेटेड है, भारतीय औद्योगिक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1960 में हुई थी। अभी इन्होंने हाल ही में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा और समझिएगा भी अच्छे से। आइए दूसरे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा दूसरा बिंदु, हाल ही में दिलीप जोशी जी का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दिलीप जोशी जी आपको बता दें कि ये जो है खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है ये अभी हम आपको आगे डिस्कशन में बताएंगे, लेकिन इन्होंने जब ये 77 वर्ष के थे, जो खेल के किसी एक खेल के लीडर हैं, ठीक है, तो ये 77 वर्ष के थे, तो इनका 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और वो इसमें आप पूछ रहा है कि वो किस खेल से जुड़े थे, ऐसा कौन सा खेल है जिसको जो है दिलीप जोशी खेला करते थे और 77 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में उनका निधन हुआ, उनकी डेथ हुई है। आइए जानते हैं, 4 ऑप्शंस आपको आपके सामने दिख रहे हैं, कौन सा है, फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, इनमें से कोई नहीं। यानी कि वो कौन सा खेल है जिससे जो है दिलीप जोशी खेला करते थे और अभी हाल ही में 77 वर्ष की आयु में उनका डेथ हो गया। तो दोस्तों फुटबॉल नहीं है, ना ही कबड्डी है, वो क्रिकेट खेला करते थे दोस्तों। ठीक है, यानी क्रिकेट खेल उनका सबसे ज़्यादा फेवरेट था। जैसे हम लोग का कोई ना कोई फेवरेट गेम होता है, किसी का लूडो है, किसी का कबड्डी है ना, किसी का जो है कोई और खेल है। तो आइएगा देखते हैं तीसरे बिंदु, जो हमारा इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्या है कि हाल ही में प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन, जो हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन है, यानी कि नेशनल मीटिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसका जो इनॉग्रेशन है, उद्घाटन है, उसे किसने किया था। प्राक्कलन समिति यानी कि सभी जितने भी उसमें मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स होते हैं, जितने भी होम मिनिस्टर्स होते हैं, उनको एक साथ बुलाया जाता है राष्ट्रीय सम्मेलन में, है ना, और उसका उद्घाटन कोई एक अपना पार्टिकुलर इंडिया का ही हेड सीनियर करता है, जो कि अपने राज्यसभा का या लोकसभा का मेंबर होता है। आइए देखते हैं वो कौन है, राजनाथ सिंह है, मोदी जी हैं, ओम बिरला है, या फिर योगी जी हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्राक्कलन समिति जो होती है उसका जो राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, उसका एक कोई जो प्राक्कलन समिति हमारे यहाँ की होती है ना, सभी मिनिस्टर्स, जिसमें होम मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स और कुछ हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उन समितियों का गठन अपना कोई एक नेशनल जो मिनिस्टर्स होता है, कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि जो भी हेड होता है अपने राज्यसभा का या लोकसभा का, वो करता है। तो वो हेड कौन है, राजनाथ सिंह तो हेड है नहीं राज्यसभा लोकसभा के, ये तो डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो ये नहीं कर सकते। मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी नहीं हेड हैं, तो ये भी नहीं कर सकते। ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं दोस्तों, अभी हाल ही में 2024 में वो जीते हैं चुनाव। ठीक है,
जब मोदी गवर्नमेंट थर्ड बार आई है यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट, तब ओम बिरला जी जो है 2024 में मेरे ख्याल से अगस्त में ये जो है नए लोकसभा के स्पीकर बने। पहले भी थे, अब दोबारा ये बने हैं, ठीक है। तो ये वो हैं, बाकी योगी जी नहीं है ना। आइएगा देखते हैं चौथा बिंदु, जो कि इससे भी ज़्यादा खास होने वाला है, वो क्या है हमारे लिए। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने, यानी कि ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसने पूर्ण साक्षरता दर की घोषणा की है, यानी ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसने भी हाल ही में ये बताया है कि हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं सब पढ़े लिखे हैं, कोई भी अनपढ़ नहीं है, कोई भी निरक्षर नहीं है, ठीक है। यानी कि ऐसा भी कोई राज्य है जो केरला को भी पीछे पछाड़ दिया है। केरला में जो, अब आपको ज्ञात होगा, पता होगा कि जो साक्षरता दर है, वहाँ की लिटरेसी रेट है, वो 95.25% है। लेकिन उसको भी पछाड़ने वाला ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जिसने अनाउंस किया है कि हमारे यहाँ के लोग साक्षर हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको ज़्यादा समझ है, ज़्यादा नॉलेज। आइएगा देखते हैं कौन सा आपके सामने भारत के ये 4 राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है मध्य प्रदेश, जिसे एमपी बोलते हैं, दूसरा यूपी है, तीसरा त्रिपुरा है, चौथा है नागालैंड। दोस्तों एमपी ये नहीं है इस यहाँ का, क्योंकि यहाँ का लिटरेसी रेट 80.59% है, यानी कि 80, ये लगभग 81% है, तो ये नहीं है। पूर्ण साक्षरता दर का मतलब कि 100% लगभग लिटरेसी रेट है। वहाँ के सभी लोग अनपढ़ नहीं है, सभी पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो यूपी भी नहीं हो सकता, आपको पता है कि यूपी तो अभी ग्रो कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ के लोग तो लगभग 75% है ना लिटरेसी रेट यहाँ का। त्रिपुरा, दोस्तों आपको बता दें, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसने भी केरल के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ये केरल में जो 95% का, 96 के एबव लो है लगभग साक्षरता दर है वहाँ का, उसको भी पछाड़ दिया है। इसने अनाउंस किया है कि भाई मेरे यहाँ के जितने भी ज़्यादा लोग हैं सब पढ़े लिखे हैं, कोई भी अनपढ़ नहीं है, मेरे यहाँ के सभी साक्षर हैं। तो नागालैंड नहीं है, केवल त्रिपुरा ही एक ऐसा राज्य है भारत का जिसने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि हमारे यहाँ की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, ठीक है, यानी पूर्ण साक्षरता दर है। आइए देखते हैं पाँचवा जो हमारा बिंदु है, वो भी डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस एकेडमी से ज़्यादातर रिलेटेड है। कौन सा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हमारे यहाँ का डिफेंस मिनिस्टर है। इन्होंने किस देश में होने वाली, तो ये है, किस देश में होने वाली रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया, यानी कि अभी रक्षा मंत्रियों की, डिफेंस मिनिस्टर की, दोस्तों आपको पता होगा कि बैठक होने वाली है, जो कि अमेरिका, भारत, रूस, चीन, ब्रिटेन, इन चारों या पांचों देशों में से किसी एक देश में होती है। किसी भी आपातकालीन या होने वाले तत्कालीन युद्ध की स्थिति में या उसकी विभीषिका से बचने के लिए, अपने देश की रक्षा का आकलन करने के लिए सभी देशों की, लगभग 4-5 देशों की कूटनिरपेक्षता में वहाँ के रक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाई जाती है, ताकि ये आकलन किया जा सके कि भविष्य में अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है सिचुएशन की, जैसे रूस यूक्रेन का चल रहा है, ईरान इजराइल का चल रहा है ना, तो उसमें सभी मिनिस्टर जो है आपस में डिस्कस कर सकें, ये निष्कर्ष निकाल सकें कि कौन सा सिस्टम सही रहेगा उनके लिए, क्या सही रहेगा उस टाइम पे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में होने वाली, अपने देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो ऐसा कौन सा देश है जिसमें होने वाली सभी रक्षा मंत्रियों की बैठक में पार्टिसिपेट करने वाले, भाग लेने वाले हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने फिर आ रहे हैं। रूस है, भारत है, अमेरिका है, चीन है। यानी कि अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बैठक करेंगे? नहीं दोस्तों, भारत के खुद ही हैं, तो भारत में कहाँ करेंगे। भारत का रक्षा मंत्री कोई एक ही होगा। दोस्तों अमेरिका की भी नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका भी पूरी तरह से क्या वार में चल रहा था, अभी सीज फायर करवाया लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला है, लेकिन उम्मीद कर रहा है कि हाँ हो जाए, लेकिन अमेरिका में भी नहीं करेंगे। चाइना, दोस्तों चीन आपके लिए सही हो जाएगा, मतलब ये सही भी है, क्योंकि चीन के साथ होने वाली बैठक में उन्होंने साइन किया है कि चाइना के साथ अपने जो पहले से संबंध रहे हैं वो खराब रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ के विदेश मंत्री ने बताया कि अब अच्छा हो सकते हैं। अभी जो G7 की मीटिंग हुई थी उसके पहले भी बात हुई थी। दोस्तों चीन एक ऐसा देश है जिस जिस पे रक्षा मंत्री अपने देश के, भारत के राजनाथ सिंह ने वहाँ की रक्षा मंत्रियों की होने वाली मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गए हैं, ठीक है, चीन देश है। आइएगा देखते हैं हमारा जो लास्ट वाला, जो 6 नंबर का पॉइंट है, बिंदु है, वो सबसे ज़्यादा खास होने वाला है, जिसे अभी ईरान और इसराइल का युद्ध चल रहा था, उसमें अमेरिका का एक एयरबेस तबाह हो गया था दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों वो कौन सा है। मिडिल ईस्ट में यूएस का सबसे बड़ा कौन सा सैन्य एयरबेस है। मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कतर है ना, और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे कतर है, उसके बाद फिर जो है कुवैत है ना, ऐसे जैसे कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। तो देखिएगा कौन सा है। पहला है अमौसी एयरबेस, दूसरा है अल इतउब एयरबेस, तीसरा है अल उदीद एयरबेस, चौथा इनमें से कोई नहीं। मुस्लिम कंट्रीज़ में जितने भी नाम होते हैं ना, वो सब मुस्लिम के ही नाम होते हैं, उर्दू के शब्द होते हैं, ठीक है। तो अपना जो अमौसी एयरबेस है, अपना अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ का है, ये नहीं है दोस्तों। अभी इन दोनों में से कोई एक बेस ही है, तो देखिएगा अल इतउब एयरबेस, ये भी नहीं है, क्योंकि ये कतर में नहीं, ये कुवैत में है। तो कतर कतर में ही है अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य एयरबेस, जो कि है अल उदीद एयरबेस।
जिसे अभी हाल ही में ईरान ने नष्ट करने की जो है प्लानिंग की थी, वहाँ पे उसके बगल में ही एक बम गिराया था। ठीक है, तो अल उदीद एयरबेस एक ऐसा बेस है जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो एयरबेस है ये कुवैत में है, सॉरी दोस्तों, कतर में है। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है, जो कि कतर एक मुस्लिम कंट्री है, आपको भी पता है। ठीक है, तो अगर ये एयरबेस को नुकसान होता है तो अमेरिका का सबसे ज़्यादा, जो कि अमेरिका ने इसमें पैसा खर्चा किया है, वो है 40 बिलियन US डॉलर। आप समझ सकते हैं 40 बिलियन का मतलब इंडियन करेंसी में बात करें तो ये लगभग जो है 30 से 35 हज़ार करोड़, यानी कि लगभग आप पकड़ लीजिए 40 हज़ार करोड़ तक अमेरिका इसमें खर्च किया है। तो आप अमेरिका का सबसे बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, और यहाँ से सबसे ज़्यादा अमेरिका के जितने भी मतलब अगर कोई भी जाता है घूमने अमेरिका का किसी भी राज्य से, स्टेट से, तो इस एयरबेस से ही होकर जाता है, मतलब वहाँ से लैंड करता है, यहाँ से टेक ऑफ करता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई आपको आज की करंट अफेयर्स में जानकारी ज़्यादा ही पसंद आई होगी। आप इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताइए कि दोस्तों आपको हमारे द्वारा वीडियो में दी जाएगी जानकारी कैसी लगी। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।